हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते, नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है एकदम प्रॉपरली? मेरी आवाज अगर आपको आ रही है, एक बार जल्दी से मुझे कमेंट में ये बता दो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ यार, बहुत तेजी से आवाज आ रही है, कान फट जाएगा यार बच्चों का। हाँ, पी पांडा मैंने दे दिया है। मैं केमिस्ट्री के फैकल्टीज को बता दूंगा, ठीक है? अभी स्पैमिंग मत करो प्लीज यार। ओके, एकदम प्रॉपरली मेरी आवाज आप लोग को एकदम प्रॉपरली आ रही है बच्चों, विदाउट एनी फेल? अच्छे से आ रही है क्या? ओके, यस। चलिए यार बच्चों, आज हम लोग कवर करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट। ये यूनिट आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और इसे कम से कम नहीं भी करके अगर आप देखोगे ना, तो 10 क्वेश्चंस आपके इजीली बन सकते हैं। 10 क्वेश्चंस आपके इजीली इस यूनिट से अकेले आपके आ सकते हैं जी। तो ये यूनिट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्डली अपन 1 से 1.5 घंटे के अंदर ये कंप्लीट यूनिट जो है वो पूरा रिवाइज करके खत्म कर देंगे। ओके, यस, जिसमें कि तुम्हारा समय और डेटा दोनों बच जाए यार। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आइए हम लोग शुरू करते हैं। कल हमारा डे 11 होगा, सॉरी डे 10 होगा, और कल हम लोग बच्चों इकोलॉजी खत्म कर देंगे, जिससे कि तुम्हारी कंप्लीट जो बायोलॉजी जो मैंने प्रॉमिस की थी 10 डेज में पढ़ाने की, वो मेरा पूरा प्रॉमिस कल पूरा हो जाएगा जी। ओके, यस, ठीक है। और डे 11 जो तुम्हारा बोनस है, उसमें इवोल्यूशन और जो कुछ जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको मैं रिवाइज करवा दूंगा। डन बच्चों, आ जाओ जी। शुड वी स्टार्ट ना? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यूनिट वाइज प्रैक्टिस भी शुरू कर देंगे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। ओके, डन बच्चों, आ जाओ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आइए हम लोग शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले पॉइंट से बच्चों। देखिए, बायोटेक प्रिंसिपल और प्रोसेस में सिर्फ आपके पास 55 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। ये पूरा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, कुछ रटना नहीं है। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी किनसे डील करता है? तो बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से क्या करते हैं, एंजाइम्स और कुछ ऐसे प्रोडक्ट को आइसोलेट करते हैं जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूजफुल हो सके जी। सो बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक ऑफ यूजिंग द लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू द ह्यूमंस। मतलब क्या, हम लोग यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएंगे जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा जी। अब सुनो, टुडे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म टू अचीव द सेम ऑन द लार्ज स्केल। अब ये सवाल आता है कि बायोटेक में अगर मुझे लार्ज स्केल पे मेरे को ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई कर देते हैं। जो भी ऑर्गेनिज्म जिनके डीएनए मैनिपुलेटेड होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को अपन क्या कहते हैं बच्चों, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ओके, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिनका डीएनए मैनिपुलेटेड है उसको अपन कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब देखो, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन जो है, ये भी तुम्हारा एक प्रकार का क्या होगा बच्चों, ये भी तुम्हारा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब होता है ना, बहुत बारी क्या होता है कि मैं अपने डिजायर्ड वाले जीन्स चाहता हूं मेरे ऑर्गेनिजम्स में आ जाए। इनविट्रो फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू अ टेस्ट ट्यूब बेबी, सिंथेसाइजिंग अ जीन, यूजिंग इट, डेवलपिंग द डीएनए वैक्सीन एंड करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन। ये सब का सब तुम्हारा बायोटेक का ही पार्ट है बच्चों। एक सेकेंड, क्या ये सब का सब तुम्हारा बायोटेक के अंडर ही आता है? यस। अब ये तुम्हारा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन जो है वो बायोटेक का पार्ट होता है या नहीं होता है? तो ये आपका होता है यार। ओके, चलो यार बातें नहीं करते हैं, प्लीज इस पे फोकस कीजिए। अब देखो, बायोटेक के डेफिनेशन को किसने दिया था बच्चों? तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ओके, ईएफबी ने आपका बायोटेक के डेफिनेशन को दिया था जी। ओके, जो मॉडर्न डेफिनेशन है, which include both traditional as well as a modern view of the biotechnology। अच्छा, अब ये डेफिनेशन तुम्हारा क्या कहता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा जी। द इंटीग्रेशन ऑफ द नेचुरल साइंस एंड द ऑर्गेनिज्म सेल पार्ट देयर ऑफ देयर मॉलिक्यूलर एनालॉजीज, जो भी उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो, फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। यही तुम्हारा होता है क्या यार? ओके, यस, ठीक है। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है बच्चों। दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि आपका बायोटेक का ही डेफिनेशन ये आपका ईएफबी ने दिया था जी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने। ओके, शिवेन चौधरी बेटा यार देखो, तो फिर आ गया यार। मेरे को ना देखो, एक चीज है ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि बवासीर, अगर कहते ना कि बवासीर बहुत गंदी बीमारी है, वैसे तुम भी कुछ लोग हैं यहाँ पे जो कि बवासीर की तरह एक्ट करते हो। क्यों यार प्रॉब्लम क्रिएट करो यार? ओके, ओके, ठीक है। हाँ, ठीक है, चलो यार, तो मत समझो ना, तुमको टीचर समझने बोला कौन है? मत समझो, तुम यहाँ से निकल जाओ, ठीक है? आ जाओ जी, हटाओ इसको। ये अपने क्लास के लिए ठीक नहीं है। 1 मिनट रुको, इसको मेरे को ब्लॉक करने दो बच्चों। 1 मिनट रुको यार, मैं नहीं यार, टॉलरेट नहीं करूंगा। सीधा ब्लॉक। ओके, ठीक है, चलो यार, यहां तक किसी को डाउट है यार?
तो बायोटेक में हम लोग क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो। बायोटेक का डेफिनेशन किसने दिया था बच्चों, वो आपका दिया था यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक ने। इसने क्या बोला कि यहाँ पर ट्रेडिशनल और तुम्हारा मॉडर्न जो बायोटेक है, इन दोनों कंबाइन करके उन्होंने डेफिनेशन दिया था यार। अब देखो दो कोर टेक्निक्स हम लोग यूज करते हैं बायोटेक के अंदर। पहला टेक्निक है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा टेक्निक है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। अब देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, उस ऑर्गेनिज्म के डीएनए को हम लोग मैनिपुलेट कर देते हैं जी। ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। हम लोग क्या करेंगे, जेनेटिक मटेरियल की क्वालिटी को, उसकी जीन सीक्वेंस को ऑल्टर करके हम लोग क्या करते हैं, उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाल देते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि ये जो फिनोटाइप्स है, जो बदला हुआ फिनोटाइप है, वो आपको होस्ट ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है जी। ये होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। सेकंड कोर प्रिंसिपल होता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। यार बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है कि देखो, एक बार अगर हमने ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करवा दिया, हम चाहते हैं कि वो और अपनी रेप्लिकेशन करे। अब रेप्लिकेशन करने के लिए उसको एक स्टेराइल मीडियम देना बहुत जरूरी है। तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में हम लोग यही काम करवाते हैं यार बच्चों। ओके यस, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल या माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री। स्टेराइल का मतलब होता है एक ऐसा लैब बनाया जाए या ऐसा कंडीशन क्रिएट किया जाए जहां पे कोई और माइक्रोब्स ना हो, ठीक है। एम्बियंस इन द केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू इनेबल द ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायरेबल माइक्रोब्स। इसका क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा कि सिर्फ डिजायरेबल जो माइक्रोब है ना, वही आपके ग्रो करते हैं। तो ये आपका बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में आता है जी। अब देखो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में प्रॉब्लम क्या था बच्चों, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था ना कि हम लोग यहाँ पर क्या हुआ था कि जो डिजायर्ड जीन नहीं है वो भी तुम्हारा रेप्लिकेट हो जा रहा है, और जो डिजायर्ड जीन है वो भी तुम्हारा आ जा रहा है जी। ओके यस, आइए सुनो। तो इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन अलोंग विद द डिजायर्ड जीन, ये प्रॉब्लम आपको ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में देखने को मिल रही थी। लेकिन यही चीज जो है ना आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग में खत्म हो गया। क्या, देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए में सिर्फ तुम्हारा क्या होता है, डिजायर्ड सीक्वेंस होता है, सिर्फ डिजायर्ड आपका सीक्वेंस होता है जी। और इसी को हम लोग कहां पे यूज करते हैं बच्चों, क्लोनिंग के लिए और जीन ट्रांसफर के लिए जी। ये बातें क्लियर हो गई। बायोटेक का डेफिनेशन किसने दिया, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक ने दिया। कितने, दो कोर टेक्निक्स होते हैं, दो कोर टेक्निक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में प्रॉब्लम क्या था बच्चों सो सॉरी, उसमें प्रॉब्लम क्या था ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में, क्योंकि अनडिजायरेबल और डिजायरेबल जीन दोनों तुम्हारे एक्सप्रेस हो रहे थे। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है बच्चों, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के पास सिर्फ डिजायर्ड जीन होता है, और यही डिजायर्ड जीन जो है वो होस्ट ऑर्गेनिज्म में जाके अपनी कॉपीज बनाता है बच्चों। यहां तक किसी को डाउट है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा जी। चलो अब देखो, अलाउ अस टू आइसोलेट इंट्रोड्यूस ओनली वन और सेट ऑफ द डिजायरेबल जीन। अब ये तुम्हारा मॉडर्न या जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये होता है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, जो तुम्हारा डिजायरेबल जीन है उसी को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यूज करते हैं जी, विदाउट इंट्रोड्यूसिंग द अनडिजायरेबल जीन इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म। यही तुम्हारा जेनेटिक इंजीनियरिंग का मेन गोल है। ओके यस, ठीक है। चलो आ जाओ जी। अब पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया था, तो पहला रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए था उसको किसने बनाया था जी, स्टैनली कोहन और हर्बर्ट बॉयर ने बनाया था जी। इमर्ज फ्रॉम दी पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग अ जीन एनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विद द नेटिव प्लाज्मिड ऑफ सैल्मोनेला टिम्फिम्यूरियम। हमने सैल्मोनेला टिम्फिम्यूरियम की प्लाज्मिड से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को इंट्रोड्यूस करवा दिया था जी। और इसको किसने किया था जी, स्टैनली कोहन और हर्बर्ट बॉयर ने पहली बार 1972 में किया था। ये ईयर आपको याद रखना है जी। अब यार प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड आपका बच्चों ऑटोसोमली रेप्लिकेटिंग एक सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। क्या, ठीक है, ये आपको बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, ये आपको बैक्टीरिया में देखने को मिलता है बच्चों यार। अब एक बात आप लोग को ये ध्यान रखना है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हम लोग वेक्टर का और जो डिजायरेबल जीन है उसको सेमी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटते हैं। क्या, यस सर। देखो कटिंग ऑफ डीएनए एट अ स्पेसिफिक लोकेशन, भाई डीएनए को तो काटना पड़ेगा ना कहीं। ये कैसे पॉसिबल हुआ, इट बिकेम पॉसिबल विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ओके, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब देखो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में दो क्लास आती हैं, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, डीएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस है, मतलब क्या, डीएनए के अंदर कट लगाता है। अगर अंदर कट लगा रहा है तो वो कौन सा होगा, रिस्ट्रिक्शन आपका एंडोन्यूक्लियस होगा, ठीक है। अगर वो आपका बाहर अगर कट लगा रहा है, अगर वो बाहर अगर कट लगाएगा तो वो तुम्हारा रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस होगा जी। कोई दिक्कत यहां तक किसी को, बिल्कुल भी नहीं। इसी को अपन मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं यार। और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, उस जो कट किया हुआ डीएनए उसको लिंक कर दे, लिंकिंग ऑफ कट डीएनए पॉसिबल बाय द एंजाइम डीएनए लाइगेज। तो ये दो चीज आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था बच्चों। आप सुनो जी, एबिलिटी टू मल्टीप्लाई द कॉपीज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन
इन द ई कोलाई इज कॉल्ड क्लोनिंग। क्लोनिंग का मतलब क्या होता है कि जो मेरा डिजायर्ड जीन है वो होस्ट के अंदर चले गया और वो अपने आप कॉपीज बनाना शुरू कर रहा है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो कॉपीज बनाने की फिनोमिना को अपन क्या कहते हैं, क्लोनिंग कहते हैं जी। अब हम लोगों ने यहाँ पे कितने बेसिक स्टेप्स यूज करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाना हो तो देखो 3 बेसिक स्टेप तुम्हारा यूज होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में। सबसे पहला होता है कि डिजायरेबल जीन को आइडेंटिफाई करो, डीएनए का वो सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करो जिनमें तुम्हारा डिजायरेबल जीन हो। फिर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इंट्रोड्यूस करते हैं आइडेंटिफाई डीएनए विद दी होस्ट, फिर हम उसको कट करेंगे, वेक्टर के साथ जोड़ेंगे और उसको बाद में होस्ट में डालेंगे पहले वेक्टर के साथ होस्ट में डालते हैं जी। याद रखना अकेला होस्ट में नहीं डालते हैं, वेक्टर के साथ अपन इसको होस्ट में डाल देंगे जी। अब क्या होगा जी, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इनटू द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। एक बार वो होस्ट में चलेगा, वो सेल्स अगर रेप्लिकेट करेंगे होस्ट के सेल्स, क्या जो मेरा फॉरेन डीएनए वो भी रेप्लिकेट करेगा? ये सर वो भी आपका रेप्लिकेट करेगा। तो ये भी पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान रखना है बच्चों। क्लियर है? तो ये 3 आपका स्टेप यूज होता है। अब देखो कौन कौन से टूल यूज होते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, कौन कौन से आपके टूल्स यूज होते हैं। पहला है तुम्हारा एंजाइम। अब 2 क्लास के अपन एंजाइम्स यूज करते हैं। पहला तुम्हारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये क्या करेगा बच्चों, ये कट लगाएगा जी। फिर तुम्हारा पॉलीमरेज एंजाइम और तुम्हारा लाइगेज। अब ये पॉलीमरेज एंजाइम हम लोग पीसीआर में यूज करते हैं, यहां पे यूज नहीं करते हैं। ओके अच्छा, इसके बाद हम लोग वेक्टर को यूज करते हैं क्या बच्चों, जो कि मेरे फॉरेन डीएनए को कैरी करवाएगा किसके अंदर, होस्ट ऑर्गेनिज्म में। अब यार ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी कैसे हुई थी? हमने ये बोला कि पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है ना वो 1972 में हार्बर्ट बर्र और स्टैनली कोहेन ने बनाया था बच्चों। ओके अब देखो पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है इसकी डिस्कवरी जो है वो 1963 में एक स्टडी किया गया, उसमें ये देखा गया क्या 1963 में कि 2 एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज। ओके ई कोलाई के अंदर है ना ये बैक्टीरियोफाज है ना, ये अपने आप को ग्रो नहीं कर पा रहा था। बैक्टीरियोफाज क्या होता है? ये वो वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, क्लियर है? तो 1963 में क्या हुआ बच्चों, हम लोग को 2 एंजाइम्स ऐसे मिले, 2 ऐसे एंजाइम्स मिले जो कि बैक्टीरियोफाज के ग्रोथ को ना रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे। किसके अंदर बच्चों? बैक्टीरिया के अंदर यार। ओके पवन लास्ट वार्निंग, अगला कमेंट आएगा सीधा ब्लॉक, अगला कमेंट सीधा तुमको मैं ब्लॉक करवा दूंगा प्लीज, फिर क्लास में आ नहीं पाओगे एग्जाम के दिन तक। बोला है ना यार, इवोल्यूशन के बाद में साथ में जेनेटिक्स का भेज दूंगा, समझ में नहीं आता है क्या? ओके सुनो, तो 1963 में 2 ऐसे एंजाइम रिस्पॉन्सिबल थे जो कि बैक्टीरियोफाज के ग्रोथ को रोक रहे थे। किसके अंदर रोक रहे थे बच्चों? ई कोलाई के अंदर जी। अब वो थे तुम्हारे पास, वो कैसे रोक रहे थे जी? अब वो एंजाइम क्या करता है ना बच्चों, वो मिथाइल ग्रुप को ऐड करता है डीएनए में, किसके? तो बैक्टीरियोफाज के, और तुम्हारे वो डीएनए को काट दे रहा था जिससे कि वो रेप्लिकेशन अपने कॉपीज नहीं बना पा रहा था। ये बात पर आपको ध्यान रखना है जी। ओके अब देखो, तो पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो डिस्कवर किया गया था उसका नाम था आपका हिंद 2। ये आपका पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था बच्चों। अब हिंद 2 जो है ना बच्चों, ये हरदम डीएनए को बीच में से काटता है क्या? नहीं, वो सेंटर से थोड़ा दूर होकर कट करता है। देखो वही बोला है, हिंद 2 ऑलवेज कट द डीएनए मॉलिक्यूल्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर। ये याद रखना बच्चों, ये कहीं पर भी नहीं काटता है, ये 6 बेस पेयर को देख के ही कट करेगा। उसे अपन कहते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं बच्चों। अब अभी आज के समय तक हमें मोर देन 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तक की जानकारी है जिनको 230 स्ट्रेन से आइसोलेट किया गया बैक्टीरिया के जी। और इन सभी का क्या रिकॉग्निशन सीक्वेंस सेम है क्या सेम है क्या? ओके विथ डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस, ये ध्यान रखना है, इनका रिकॉग्निशन सीक्वेंस जो है बच्चों वो अलग है जी। ओके यस, नहीं यार ये ना एक ग्रुप ऑफ स्कैमर है, स्कैमर या स्पैमर बोल सकते हैं जो कि आ रहे हैं। अब मैं इसका इतिहास बताता हूँ, ये कभी क्लास किया है क्या? जो फोकस 2 सीरीज है ना, रुक जाओ इसके चैनल एक्टिविटी चेक करते हैं, ये कभी क्लास में आया ही नहीं है, आज पहली बार आया। तो ये ग्रुप ऑफ स्कैमर है, मैं स्कैनर ये हैं ये लोग, ठीक है? तो मैं समझ भाई यार जो तुम कर रहे हो ना ये सब हम करके छोड़ चुके हैं, प्लीज मत करो ऐसा। आ जाओ जी, ये बातें क्लियर है बच्चों, ये बातें क्लियर है जी। आगे बढ़ते हैं जी। तो हिंद 2 तुम्हारा पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जो कि रिकॉग्नाइज करता है पर्टिकुलर सीक्वेंस को यार। ओके यस, पर्टिकुलर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है जी। कितने बेस पेयर को रिकॉग्नाइज करता है जी? ये 6 बेस पेयर को आपके रिकॉग्नाइज करके कट करता है जी, ये भी ध्यान रखना जी। अभी तक कितने हमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पता है बच्चों? 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अभी तक हमें पता है जो कि किन से आइसोलेट किया गया बताइए? 230 स्ट्रेन से आपका आइसोलेट किया गया है। ओके रुको, मत किया करो यार ऐसा प्लीज यार, तुम ना जो भी स्पैमर है ना यार, मैं तुमको एक बात बोलूंगा कि तुमको इसके लिए पैसे मिलते ठीक बात है यार, बड़े से तुम किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो यार।
यहाँ पे एक जिंदगी बन रही है, रिवीजन चल रहा है, तुम ब्रेक मत लगवाया करो यार। ये वही लोग है ना जो कि चलती ट्रेन में वो चेन पुलिंग करते हैं, वही हाल है इनका। आगे सुनो यार, अब देखो, तो जो भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है इसका एक नेमिंग का कन्वेंशन होता है बच्चों। यस सर, देखो तो कन्वेंशन फॉर नेमिंग दिस एंजाइम, कन्वेंशन कैसा होता है, जो पहला लेटर होता है इट कम्स फ्रॉम द जीनस, और जो बाद के जो दो अल्फाबेट होते हैं, दो लेटर होते हैं, वो तुम्हारा स्पीशीज से आता है उस प्रोकैरियोट के। अच्छा, जितने भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो तुम्हारे बैक्टीरिया से आपके आइसोलेट किए जाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है बच्चों। अब द फोर्थ लेटर इंडिकेट्स व्हाट बच्चों, स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, किस स्ट्रेन से उसको आइसोलेट किया गया है। रोमन नंबर क्या इंडिकेट करता है कि किस ऑर्डर से उस एंजाइम को आइसोलेट किया गया है, इन विच एंजाइम वेयर आइसोलेटेड फ्रॉम दैट स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया। याद रहेगा, पहला वर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका जीनस, दो वर्ड उसका स्पेसिफिक एपिथेट, और उसके बाद क्या कहते हैं उसका स्ट्रेन, और उसके बाद रोमन नंबर ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन को बताता है यार। अब देखो, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ना वो लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम से बिलोंग करता है, ये एक लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम से बिलोंग करता है, उसे अपन कहते हैं न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। अब देखो, जो न्यूक्लियस होते हैं ना, तुम्हारे दो प्रकार के न्यूक्लियस होते हैं, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, अब ये तुम्हारे डीएनए के एंड पे से कट लगाता है जी, और एक होता है तुम्हारे पास एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस तुम्हारे स्पेसिफिक पोजीशन पे कट लगाता है क्या, ये अंदर कट लगाएगा यार। ओके, यस, ये आपके अंदर की ओर कट लगाता है बच्चों, ये बात भी ध्यान रखना जी। अब आगे सुनो यार, जो भी रिस्ट्रिक्शन साइट होते हैं इस एंजाइम के, क्या वो स्पेसिफिक पैलिंड्रोनोमिक सीक्वेंस को ही फॉलो करते हैं क्या। याद करना, ये कट तभी लगाएंगे जो कोई भी तुम्हारा एंडो या एक्सोन्यूक्लियस हो, ये स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पर ही कट लगाते हैं डीएनए के। क्या ये तुम्हारा स्टेटमेंट का क्वेश्चन है बच्चों, हमने बहुत बारी कराया है जी। ये कहीं पर भी कट नहीं लगाएंगे, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है डीएनए का, वहीं पे कट लगाते हैं जी। अब देखो, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए लिटिल अवे, यार बीचों बीच नहीं लगाता है कट, वो थोड़ा सा दूर लगाता है। क्यों लगाता है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइट और इन द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइट। क्यों, बिकॉज स्टिकी एंड बनाता है या तो ब्लंट एंड बनाएगा। देखो, स्टिकी एंड कब बनाएगा, जब वो लिटिल अवे कट लगाएगा, अगर वो लिटिल अगर अवे कट लगाएगा तो उसको कुछ इस तरीके का मिलेगा सीक्वेंस, इस तरीके का सीक्वेंस मिलेगा। ब्लंट एंड का मतलब क्या होगा, जब वो सेंटर में कट लगाए, अगर वो सेंटर में कट लगाएगा तो उसको कुछ इस प्रकार का सीक्वेंस मिलेगा, ठीक है। अगर वो बीचों बीच अगर कट लगाएगा तो ये याद रखना चाहिए। तो हरदम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दो तरीके से कट लगाते हैं, या तो सेंटर बीचों बीच, अगर बीचों बीच कट लगाए तो ब्लंट एंड मिलेगा, और अगर थोड़ा सा दूर होकर अगर कट लगाएंगे तो स्टिकी एंड मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों जी। आ जाओ, अब सुनो यार, पैलिंड्रोमिक जो सीक्वेंस होता है, रेड से मतलब टू स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड को अपन रीड करते हैं किस तरीके से। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब है कि अगर तुम 5' टू 3' पढ़ोगे तो सेम ही होगा, और 3' टू 5' भी पढ़ोगे तो सेम ही होगा। बेस्ट एग्जांपल इज मलयालम, या तुम्हारा GATTC, ये तुम्हारा बहुत फेमस एग्जांपल है जो कि पेपर में आपके आता है यार। अब आगे की ओर सुनो यार, अब जो स्टिकीनेस है बच्चों, हम लोग को अगर दोनों स्ट्रैंड को अगर जोड़ना होगा, समझो कि ये स्ट्रैंड है और एक मेरा स्ट्रैंड दूसरा है, अगर मुझे जोड़ना है तो मैं यहाँ पे किसका मदद लूंगा, यहाँ पे मैं डीएनए लाइगेज की मदद से इन दोनों को जोड़ दूंगा। तो स्टिकीनेस ऑफ द एंड फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम डीएनए लाइगेज, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन जो भी एंडोन्यूक्लियस होता है, क्या हम लोग उसको यूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। अच्छा, क्या सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करना पड़ेगा, कहां से, देखो, टू फॉर्म द रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए विच इज कंपोज्ड ऑफ द डीएनए फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स ऑफ द जीनोम। तो यहां पे तुमको सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करना पड़ेगा। ओके, फॉरेन डीएनए के लिए भी सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और तुम्हारे वेक्टर के लिए भी सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करना पड़ेगा। देखो, यहाँ पे बोला गया ना, क्या, अगर मैं यहाँ पे जूम करता हूँ इस चीज को, तो यहाँ पे बोला गया ना कि सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग बोथ द फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग सेम ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करते हैं, ओके, फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए को काटने के लिए। अब तुम देखो, अब इससे क्या होगा जी बच्चों, फॉरेन डीएनए कट गया, ये मेरा डिजायर्ड डीएनए ये मुझे मिल गया, और यहाँ पे कट लगा प्लाज्मिड के अंदर, वेक्टर के अंदर। अब क्या होगा कि इसको हम लोग यहाँ पे ना जोड़ देंगे, किसकी मदद से इसको लिंक करेंगे, तो जो लाइगेस है ना, लाइगेस ये ज्वाइन कर देगा फॉरेन डीएनए को प्लाज्मिड के साथ, कर देगा। और अभी जो तुम्हारे पास वेक्टर है, इसके पास क्या बच्चों, फॉरेन डीएनए, इसको अपन कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कहते हैं। ये तुम्हारा क्या हो गया, वेक्टर है, ये तुम्हारा वेक्टर हो गया। अब ये वेक्टर अगर बैक्टीरिया ने ले लिया, अगर बैक्टीरिया तुम्हारे पास क्या हो गया जी, होस्ट हो गया, अगर बैक्टीरिया ने अगर इसको ले लिया, हम इसे क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। मतलब लेने के प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अगर ले लिया तो इसे अपन ट्रांसफॉर्मेंट कहेंगे। क्लियर है, ट्रांसफॉर्मेंट कहेंगे जी।
क्लियर है, ये बात ध्यान रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं लिया तो इसे अपन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, ये पेपर में आता है यार। ओके यस ठीक है, तो प्लीज इस बात का ध्यान देंगे सभी लोग। ये बात है क्लियर। अच्छा अगर तुमको समझ में आया तो प्लीज एक बार लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है, तुम्हारा अटेंडेंस लगा दे आके लाइक कर देने का यार, तुम लाइक ही नहीं करते हो यार। ये क्लियर है क्या हम फॉरेन डीएनए के लिए और वेक्टर अपना क्या कहते हैं वेक्टर के लिए सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करते हैं क्या? यस हम लोग यहाँ पे सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज करते हैं। ओके ये याद रखना। जोड़ने के लिए हम लोग कौन से एंजाइम को यूज करेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम लोग यूज करते हैं। अब देखो, अनलेस वन कट द वेक्टर एंड द सोर्स डीएनए विद द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द रिकॉम्बिनेंट वेक्टर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी क्रिएटेड। अब देखो ध्यान देना बच्चों, अगर हम लोग सेम अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अगर यूज नहीं करेंगे वेक्टर के लिए और फॉरेन डीएनए के लिए, तो क्या मैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनवा पाऊंगा? क्या मैं नहीं बना पाऊंगा। ओके यस ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमें फॉरेन डीएनए के लिए और वेक्टर के लिए सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करना पड़ेगा। अब देखो जी, हम लोग किस तरीके से बच्चों सेपरेशन करते हैं और आइसोलेशन करते हैं डीएनए फ्रेगमेंट का। ये कौन सा डीएनए फ्रेगमेंट है बच्चों? ये तुम्हारा डिजायर्ड ओके डीएनए। तो उसे अपन कैसे आइसोलेट करते हैं, बड़े गौर से सुनना जी। अब तो हम लोग डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करते हैं, एक प्रोसेस है जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। ये क्या करेगा? लेंथ के बेसिस पर डीएनए को सेपरेट कर देता है जी। अब इसमें क्या होता है कि जो डीएनए वो तुम्हारा नेगेटिवली चार्ज होता है क्या, तो ये तुम्हारा मूव करेगा टुवर्ड द एनोड, और एनोड तुम्हारा क्या होता है बच्चों? ये तुम्हारा पॉजिटिवली चार्ज होता है। किसके अंडर में? तो अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द मीडियम और मैट्रिक्स। अब ये जो मीडियम और मैट्रिक्स होता है वो किसका होता है? तुम्हारा एग्रोस का होता है जी। मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैट्रिक्स इज एग्रोस। अब तुम्हारे पास ये एग्रोस है जो है वो एक नेचुरल पॉलीमर से मिलकर बनता है क्या? अब ये जो नेचुरल पॉलीमर है उनको कहां से एक्सट्रैक्ट किया गया है? सी विड से आपका एक्सट्रैक्ट किया गया है जी। ठीक है, अब देखो जो भी तुम्हारे डीएनए फ्रेगमेंट बनते हैं, बिकॉज हम लोग क्या करते हैं फॉरेन डीएनए को एक टेस्ट ट्यूब में भर देते हैं और उसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल देते हैं, तो डीएनए के बहुत सारे फ्रेगमेंट बन जाते हैं। अब उस फ्रेगमेंट को सेल अपने को रिजॉल्व करना है ना, सेपरेट करना है। तो डीएनए के फ्रेगमेंट को सेपरेट करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए साइज के बेसिस पर अगर हमें उसको रिजॉल्व करना है तो हमें उसे सीविंग इफेक्ट देना पड़ेगा। ये कौन देता है बच्चों? तो ये तुम्हारे पास एग्रोस जेल प्रोवाइड कराता है जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस में। अब जो तुम्हारा छोटा डीएनए वो आगे की ओर चले जाएगा बच्चों। यस, अब स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज फर्दर इट विल मूव्स। तो ये तुम्हारा पीवाई के उसका सवाल भी रह चुका है जी। अब जो भी डीएनए तुम्हारा सेपरेट हुआ है, क्या तुम उसको नेकेड आई से देख पाओगे क्या? नहीं, हमें इथिडियम ब्रोमाइड से उसको स्टेन करना पड़ेगा और साथ में यूवी लाइट देना पड़ेगा, तब जाके मैं क्या कर सकता हूं, उसको देख सकता हूं यार। ठीक है, अच्छा तब अगर मैं यूवी लाइट जब दूंगा तो मुझे कैसे बैंड्स मिलेंगे? ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड्स आपको डीएनए के देखने को मिलेंगे इथिडियम ब्रोमाइड के स्टेन होने के बाद। ठीक, कब? जब तुम उसको यूवी लाइट में क्या करोगे, एक्सपोज करोगे। तो अब सुनो क्या होगा, अगर मुझे मेरा डिजायर्ड डीएनए को अगर निकालना है उस एग्रोस शीट पे से, उस मैकेनिज्म को अपन क्या कहते हैं बच्चों? उस मैकेनिज्म को अपन क्या कहते हैं? एक सेकंड यार, ये क्या खुल रहा है? इस मैकेनिज्म को हम लोग कहते हैं इल्यूजन कहते हैं यार। ठीक है, द सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एग्रोस जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द, मतलब क्या, जो भी मेरा डिजायर्ड डीएनए जब मुझे उसको एग्रोस जेल से निकालना है, उस मैकेनिज्म को मैं इल्यूजन कहूंगा। ये बातें क्लियर हो गई? क्लियर हो गई सभी को? अब सुनो जी, फिर बाद में हम क्या करेंगे, क्लोनिंग वेक्टर के बारे में बात करते हैं क्या। क्लोनिंग वेक्टर हमारे पास दो ही प्रकार के होते हैं जी, एक होता है प्लाज्मिड, एक होता है तुम्हारा बैक्टीरियोफाज। अब बैक्टीरियोफाज एक प्रकार का वायरस है क्या, जो क्या करेगा, ये एक ऐसा वायरस है जो क्या करता है बच्चों, ये तुम्हारे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ये बात का ध्यान रखेंगे यार। अब बैक्टीरियोफाज ओके, बिकॉज ऑफ देयर हाई कॉपी नंबर, अब इनका कॉपी नंबर पर सेल तुम्हारा बहुत ज्यादा होता है क्या, बताओ? बैक्टीरियोफाज का जो कॉपी नंबर होता है पर सेल वो बहुत ज्यादा होता है जी। दे हैव अ वेरी हाई कॉपी नंबर ऑफ देयर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल। इसका मतलब क्या, वो जैसे बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेगा, बहुत तेजी से रेप्लिकेट करेगा और बहुत सारी अपनी कॉपीज बनाएगा, बहुत तेजी से अपनी कॉपीज बनाता है जी। सम प्लाज्मिड मे हैव ओनली 1 or 2 कॉपीज पर सेल, वेयरएज कुछ के पास 15 से 100 कॉपीज पर सेल बन सकते हैं, मतलब एक सेल इतनी सारी कॉपीज बना सकती है जी। अब यार एक वेक्टर के पास कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तुम्हारी एनसीईआरटी भी कहती है अ वेक्टर मस्ट फॉलो द 3 फीचर, 3 फीचर होना चाहिए उसके पास। सबसे पहला फीचर है तुम्हारा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरी। ओके अच्छा, ओरी क्या होता है, वो सीक्वेंस है तुम्हारे पास वेक्टर का जहां पर रेप्लिकेशन शुरू होता है जी, और यही कंट्रोल करता है तुम्हारे कॉपी नंबर को। अब बताओ, तो मेरे पास हमारे वेक्टर में ओरी, जो तुम्हारे पास जो भी सीक्वेंस होगा वेक्टर में, ओरी सीक्वेंस होगा, वो ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए? ये तुम्हारा कम होना चाहिए। अगर ज्यादा होगा तो तुम्हारे पास क्या होगा जी, बहुत सारे फ्रेगमेंट बन सकते हैं।
रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, बहुत सारे फ्रेगमेंट बना देगा, ये ध्यान देना जी। अब उसके बाद तुम्हारा सिलेक्टेबल मार्कर्स। अब सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या करता है बच्चों, ये हमको आइडेंटिफाई करवाएगा, एलिमिनेट करवाएगा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को बाय सिलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ ओनली ट्रांसफॉर्मेंट। अब फॉर एग्जांपल मैं तुमको बताता हूं, समझो कि नॉर्मली जो ई कोलाई है, नॉर्मल जो ई कोलाई है, क्या वो एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट है? बिल्कुल भी नहीं होता है। समझो हमने क्या किया ना, उसको रेजिस्टेंट बना दिया एम्पेसिलिन के लिए, कि भाई अब अगर इसको एम्पेसिलिन मीडियम में डालेंगे तो वो मरेगा नहीं। तो अब हमने क्या किया, दो ई कोलाई का सोल्यूशन लिया, एक ई कोलाई जिसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं है, ठीक है, उसे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कहेंगे, और एक ऐसा ई कोलाई जिसके पास एंटीबायोटिक जीन है एम्पेसिलिन के लिए, उसे ट्रांसफॉर्मेंट कहेंगे। अब देखो, अब मैंने दोनों बैक्टीरिया को क्या किया, एक पेट्री डिश में डाल दिया जिसके अंदर एम्पेसिलिन एंटीबायोटिक है। अब बताओ क्या होगा, तुम्हारे पास नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो करेंगे? नहीं सर, वो मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे? बिकॉज उनके पास वो जीन है ही नहीं बचने वाला, एंटीबायोटिक रेशन जीन नहीं है, और जो ट्रांसफॉर्मेंट है वो तुम्हारे बच जाएंगे जी। तो सिलेक्टेबल मार्कर्स यही करते हैं बच्चों, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को एलिमिनेट करवा देंगे ट्रांसफॉर्मेंट से। तो ये बात तुम ध्यान रखना जी। अब देखो जी, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है बच्चों, देखो हमने क्या बताया कि जब मेरा वेक्टर जो है, वेक्टर के पास दो ही कंडीशन है, या तो फॉरेन डीएनए को ले या तो वो नहीं ले। अगर वो ले लेगा तो वो ट्रांसफॉर्मेंट कहलाएगा, अगर वो नहीं लेगा तो वो क्या कहलाएगा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कहलाएगा। ये बात भी ध्यान रखना जी। देखो, तो ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसीजर थ्रू विच अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट बैक्टीरियम, ठीक है, या तो ले या तो नहीं ले, ठीक है। अ जीन एनकोडिंग रेशन टू द एंटीबायोटिक दैट इज यूजफुल सिलेक्टेबल मार्कर। अब ई कोलाई के लिए कौन कौन है तुम्हारे, एम्पेसिलिन है, क्लोरोएम्फिफेनॉल है, टेट्रामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और कैनामाइसिन है, ये सब सिलेक्टेबल मार्कर्स है। अब थर्ड चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है क्लोनिंग साइट। यार वेक्टर को ये पता होना चाहिए, वेक्टर नीड्स टू हैव अ वेरी फ्यू और प्रेफरेबली सिंगल रिकॉग्निशन सीक्वेंस। ओके, बहुत ही कम तुम्हारे पास रिकॉग्निशन सीक्वेंस होने चाहिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए। अगर ज्यादा रहेंगे तो क्या होगा जी, बहुत सारी फ्रेगमेंट बन सकती है। प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट विद इन द वेक्टर विल जनरेट व्हाट, ये बहुत सारे तुम्हारे फ्रेगमेंट बना देगा क्या, जो कि बाद में जीन क्लोनिंग को कॉम्प्लिकेट कर देगा, जो कि बाद में जीन क्लोनिंग को कॉम्प्लिकेट कर सकता है जी। उसके लिए तुम्हारे पास कम से कम रिकॉग्निशन साइट होने चाहिए, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद सुनो यार, अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो ये तुम्हारा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट, याद रखना BAM-H1 और तुम्हारे पास SAL1 और PVU1 और PST2 जो है वो तुम्हारा एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट के लिए है यार। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे जो ROP है वो किसके लिए कोड करता है, ROP कोड फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, कि प्लाज्मिड किस तरीके से रेप्लिकेट करता है। यहाँ पे कौन है तुम्हारे पास, PVU2, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। PVU1 किसके पास है बच्चों, एम्पेसिलिन मीडियम के पास, और PVU2 जो है वो तुम्हारे ROP साइड पर है। अब डिफरेंशिएशन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम द नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब देखो कॉमन सी बात है, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, अब हमको ये चेक करना है कि उसमें रिकॉम्बिनेंट कौन है और नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन है। देखो मैं तुमको दो तरीके से बता दूंगा। मेरे पास समझो ये तुम्हारा, मेरा ये वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर जो है ना ये तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेंट है, मतलब क्या, इसके पास है ना मेरा फॉरेन डीएनए है मेरा फॉरेन डीएनए, ठीक है, ठीक है, ये मेरा फॉरेन डीएनए। अब एक ऐसा वेक्टर है जिसके पास फॉरेन डीएनए गया ही नहीं है, इसे मैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बोलूंगा। अब देखो, अब अगर जब होस्ट में डालने की बारी है तो क्या होगा, दो पॉसिबिलिटी बन सकता है क्या, या तो तुम्हारे पास जो ट्रांसफॉर्मेंट है वो चले जाए, अगर ट्रांसफॉर्मेंट अगर चले जाएगा तो वो क्या कहलाएगा जी, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, अगर नहीं जाएगा तो तुम्हारे पास नॉन रिकॉम्बिनेंट, वो गया ही नहीं है। तो वही है डिफरेंशिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम द नॉन रिकॉम्बिनेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस द कलर इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। हम इसको यूज करते हैं क्या, ट्रांसफॉर्मेंट सॉरी रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को चेक करने के लिए। ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के लिए अपन सिलेक्टेबल मार्कर्स को यूज करेंगे, लेकिन अगर ये चेक करना है रिकॉम्बिनेशन हुआ या नहीं हुआ है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट का यूज करते हैं। अब देखो क्या होगा, presence of chromogenic substrate will gives a blue color colonies if plasmid in the bacteria do not have insert। मतलब क्या, अगर मेरा ये जो मेरा प्लाज्मिड है, अगर वो बैक्टीरिया में अगर इंसर्ट नहीं किया, अगर इंसर्ट नहीं किया है तो मेरे पास ये बैक्टीरिया कौन सी कॉलोनीज देगी, ये ब्लू कॉलोनीज देगी, ठीक है। अगर इफ देयर इज अ नो इंसर्शन, अगर इंसर्शन अगर हो जाएगा, अगर इंसर्शन अगर हो जाएगा तो तुम्हें व्हाइट कॉलोनीज मिलेंगी। ये बात ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत तेजी से करवा रहा हूं बट ये याद रखना, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट रिजल्ट इनटू द इंसर्शन इन एक्टिवेशन ऑफ व्हाट, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन, जो कि प्रेजेंट होता है जी। अब कॉलोनीज डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर, दिस आर आइडेंटिफाइड एज अ रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज, और अगर कलर्स नहीं मिल रहे तो वो भी
तुमको जो भी व्हाइट मिलेंगे वहां पे वो तुम्हारे रिकॉम्बिनेंट होंगे जी। डन है बच्चों। अब सुनो यार, रेट्रोवायरस इन द एनिमल्स हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म द नॉर्मल सेल इनटू द कैंसरस सेल। यार रेट्रोवायरस के पास प्रॉपर्टीज होती है क्या कि वो नॉर्मल सेल्स को कैंसरस सेल में बदल सकते हैं यार। डीएनए आपका हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है क्या, मतलब क्या, ये वाटर लविंग है, ये तुम्हारा इजीली है ना पास नहीं कर सकता है सेल मेम्ब्रेन से, ये सेल मेम्ब्रेन से आपका इजीली पास नहीं कर सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू फोर्स द बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मिड, हमको बैक्टीरियल सेल को सबसे पहले कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। अगर हमें कॉम्पिटेंट बनाना है, फॉर मेकिंग कॉम्पिटेंट, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको ट्रीट करते हैं डाइवेलेंट कटायन से। ठीक है, जैसे डाइवेलेंट कटायन से ट्रीट करेंगे तो उस बैक्टीरिया में क्या होगा जी बच्चों, कैल्शियम आयन की वजह से पोर्स क्रिएट हो जाएंगे। इट विल इंक्रीज द एफिशिएंसी विद व्हिच अ डीएनए एंटर्स अ बैक्टीरियम थ्रू द पोर इन इट्स सेल वॉल। ओके, सेल वॉल पे पोर्स बन गए जिससे कि तुम्हारे पास अभी डीएनए इजीली एंटर कर जाएगा जी। अब सबसे पहले क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लेस्ड फर्स्ट ऑन द आइस, पहले इसको आइस में डालते हैं 42 डिग्री सेंटीग्रेड में और इसे हीट शॉक देंगे जी। फिर बाद में अपन क्या करेंगे, उसको वापस से उसको आइस में डाल देंगे क्या, जिससे क्या होगा कि जो बैक्टीरिया जो है ना वो प्रॉपर्ली रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इजीली ले ले। याद रखिएगा कि डीएनए तुम्हारे पास क्या हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, तो इजीली बैक्टीरिया के सेल वॉल को, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता है। तो हम लोग उसको कॉम्पिटेंट बनाने के लिए सबसे पहले बैक्टीरिया को किससे ट्रीट करेंगे, डाइवेलेंट कटायन से, जो कि उनके वॉल्स में पोर्स क्रिएट कर देगा। और उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको हीट शॉक देंगे और आइस में रखेंगे ऑल्टरनेट करके, जिससे क्या होगा कि जो भी मेरा फॉरेन डीएनए वो परमानेंट जो है बैक्टीरिया के अंदर फिट हो जाएगा जी। क्लियर है बच्चों, डन। अब आगे सुनो यार, इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन डीएनए इनटू द होस्ट सेल। और भी कुछ मेथड्स यूज करते हैं क्या, जिससे कि अपन एलियन डीएनए को सीधा होस्ट के सेल में डाल दे। पहला मेथड है माइक्रो इंजेक्शन, ये हम लोग एनिमल्स के लिए यूज करते हैं बच्चों, फॉर एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। इसमें जो भी तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको डायरेक्टली कहां पे इंजेक्ट करते हैं, तो न्यूक्लियस में इंजेक्ट करते हैं एनिमल सेल के। बायोलिस्टिक या तुम्हारा जीन गन, इसे प्लांट के लिए यूज करते हैं क्या जी। इसमें सेल्स को अपन बम्बार्ड करते हैं बहुत ही हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल से, जिनका नाम है गोल्ड और टंगस्टन। अब ये गोल्ड और टंगस्टन से तुम्हारा डीएनए कोटेड होता है और यहाँ पे वो प्लांट सेल्स के अंदर चले जाएगा मेरा जो भी डिजायर्ड जीन है। इसके बाद है तुम्हारा डिसार्म्ड पैथोजन वेक्टर्स। इसका मतलब क्या होता है, अब ऐसा वेक्टर, एक ऐसा पैथोजन जो कि बीमारी कॉज कर सकता है लेकिन अब वो बीमारी कॉज नहीं करा, क्यों, उसे डिसार्म हमने बना दिया है जी। इट विल अफेक्ट टू इन्फेक्ट, इट विल अलाउ टू इन्फेक्ट द सेल, लेकिन ये क्या बीमारी कॉज करेगा, ये बीमारी कॉज नहीं करेगा, बल्कि ये तुम्हारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में इजीली डाल देता है जी। डन है बच्चों। अब आगे इसकी और सुनते हैं, अब कैसे हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करते हैं उसके स्टेप सुन लो, ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे नीट में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है जी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, आइसोलेशन करेंगे डीएनए का। हम लोग पहले डीएनए को आइसोलेट करेंगे क्या, उसके बाद क्या करेंगे, उस डीएनए का फ्रेगमेंट बना देंगे बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। जैसे फ्रेगमेंट बनेगा उसके बाद हम लोग आइसोलेट करेंगे अपने डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को। किस मेथड से, अपन स्पूलिंग के मेथड से आइसोलेट करते हैं यार। फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे, अपने डीएनए जो भी मेरा डिजायर्ड डीएनए उसको वेक्टर से हम लोग लाइगेट करवा देंगे जी, हो गया। फिर हम लोग वेक्टर को ट्रांसफॉर्म करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर, फिर होस्ट के अंदर डालेंगे क्या, एक बार होस्ट में चले गया, फिर होस्ट सेल क्या करेगा, होस्ट सेल को एक मीडियम प्रोवाइड करवाएंगे और लार्ज स्केल में अपने को अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा जी, एकदम शॉर्ट में। ठीक है, अब देखो ध्यान देना यहाँ पे यार, इसका मतलब अगर मुझे डीएनए को अगर आइसोलेट करना है तो मुझे सेल वॉल को तोड़ना पड़ेगा, बिकॉज डीएनए तो वेला तो है नहीं कि घूम रहा है, डीएनए तुम्हारा न्यूक्लियस के अंदर एम्बेडेड है। यस, नहीं, डिसार्म तुम लोग बेसिकली प्लांट के लिए यूज करते हैं अपन। ओके ठीक है, अब सुनो, तो बैक्टीरियल सेल से अगर मुझे डीएनए को निकालना तो सबसे पहले हम लोग बैक्टीरियल सेल वॉल को आइसोलेट, बैक्टीरियल सेल वॉल को ट्रीट करेंगे लाइसोजाइम से। जैसे ट्रीट करेंगे तो तुम्हारे पास क्या होगा जी, सेल वॉल ब्रेक हो जाएगा और हम लोग डीएनए को आइसोलेट कर लेंगे। और अगर हमको प्लांट सेल से अगर डीएनए को आइसोलेट करवाना है तो हम लोग किसको यूज करेंगे, हम यहाँ पे सेलुलेज को यूज करेंगे बच्चों। यस, चलो यार अब देखो, हाँ चिल्ड इथेनॉल को भी यहाँ पे यूज करते हैं, चिल्ड इथेनॉल को यूज करेंगे, हाँ भाई, जिससे क्या होगा, आपका आइसोलेट हो जाएगा। अभी वो सब के बारे में यहाँ पे बोला गया है सबके बारे में। सुनो यार, अगर फंगस के सेल में से अगर डीएनए को अगर मुझे आइसोलेट करना है तो हम लोग एंजाइम यूज करेंगे काइटिनेज। अब जो भी तुम्हारा प्यूरिफाइड डीएनए है उसको, वो अल्टीमेटली तुम्हारा प्रेसिपिटेट हो जाएगा, कब होगा, जब हम लोग एडिशन करवाएंगे चिल्ड इथेनॉल का। ठीक है, एंड दिस कैन बी सीन एज अ कलेक्शन ऑफ द फाइन थ्रेड। जो फाइन थ्रेड बनता है आपके सस्पेंशन में उसे अपन स्पूलिंग कहते हैं क्या, उसे अपन स्पूलिंग कहते हैं। डन है बच्चों। अब देखो, पीसीआर का फुल होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर क्या करता है, उस डिजायर्ड जीन के बिलियंस ऑफ कॉपीज बना देगा
वो बिलियंस ऑफ कॉपीज बना देगा, ठीक है। तो एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसमें 3 स्टेप यूज करते हैं, डीनेचुरेशन, अनेलिंग और तुम्हारा एक्सटेंशन। सबसे ज्यादा टेम्परेचर किस स्टेज में लगता है तुमको? डीनेचुरेशन में, जिसे कि डीएनए को अपन सेपरेट करते हैं जी। अब जो भी तुम्हारी मल्टीपल कॉपीज बनती है जीन की या डीएनए की, जीन ऑफ इंटरेस्ट, इज सिंथेसाइज इन विट्रो। ओके, अब देखो यार 30 साइकिल में तुम्हें कितनी कॉपीज मिलेगी बताओ? तो 1 बिलियन कॉपीज तुम्हें मिलती है, याद रखना। अब यहां पे हम लोग प्राइमर्स का यूज करते हैं, बिना प्राइमर के तुम्हारे अनेलिंग होगा ही नहीं। अनेलिंग करवाने एक्सटेंशन करवाने के लिए हमको क्या चाहिए? प्राइमर्स लगेंगे ही लगेंगे बच्चों, ये याद रखेंगे। तो प्राइमर्स एक्चुअली क्या होते हैं? ये स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं क्या, जो कि तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री होता है डीएनए से। ओके, और हम यहाँ पे एंजाइम यूज करेंगे डीएनए पॉलीमरेज। तो जो प्राइमर्स अपन यूज करते हैं पीसीआर में, वो कैसा होता है? तुम्हारे पास छोटे केमिकली सिंथेसाइज्ड ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं आपके। अच्छा, आप सुनो यार, इन द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, अगर मुझे डीएनए का अगर रेप्लिकेशन कराना है बहुत बारी, हम लोग जो सेगमेंट है तुम्हारा डीएनए का, इट कैन बी एम्पलीफाइड अप्रोक्सीमेटली बिलियन ऑफ टाइम्स, 1 बिलियन कॉपीज तुम्हारी बन सकती है सिर्फ मात्र 30 साइकिल में। अच्छा, यहां पे हम लोग एक एंजाइम यूज करते हैं, उसका नाम है थर्मोस्टेबल। कौन है ये? तुम्हारा डीएनए पॉलीमरेज होता है जी। अब ये आपका हाई टेम्परेचर पे भी एक्टिव रहता है क्या बच्चों? ओके, ये तुम्हारा हाई टेम्परेचर पे भी आपका एक्टिव रहेगा। तो ये तुम्हारा डीनेचुरेशन से बचाता है कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, जब 94 डिग्री सेंटीग्रेड से 92 से जब 94 पे डीनेचुरेट करवाएंगे, तो हाई टेम्परेचर पे भी डीएनए को एक्टिव रखने का काम कौन करेगा? ये तुम्हारा थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। क्या तुम्हारा केसीडी में सवाल आया है ये? अब वो कौन है तुम्हारा डीएनए पॉलीमरेज? उसे कहते हैं थर्मस एक्वाटिकस, जो कि एक बैक्टीरिया से आपका मिलता है जी। ओके, टैग पॉलीमरेज कहते हैं इसे, कहते हैं टैग पॉलीमरेज। डन, आगे की ओर सुनो जी। अच्छा, अब इफ एनी प्रोटीन एनकोडिंग द जीन इज एक्सप्रेस इन द हेट्रोलोगस होस्ट, इसे अपन क्या कहते हैं? अब ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बच्चों। जो भी प्रोटीन तुम्हारे अगर होस्ट में अगर एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसे अपन रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहते हैं जी। और अगर मुझे कॉन्टिन्यूअसली अगर चाहिए, लार्ज स्केल पे अगर मुझे प्रोडक्ट बनाना है, तो मुझे कॉन्टिन्यूअस कल्चर मीडियम सिस्टम बनाना पड़ेगा। इसमें क्या होता है बच्चों? एक जगह से अपन ड्रेन आउट करते हैं हमारे प्रोडक्ट को, और एक जगह से हम लोग क्या करते हैं? फ्रेश मीडियम को ऐड करते हैं, ठीक है। ओके, पीरियोडिकली और एक्सपोनेंशियल फेज में हम लोग इसको ट्रैक करते रहते हैं, ठीक है। अब अगर लार्ज क्वांटिटी में अगर मुझे कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, तो हम लोग बायोरिएक्टर्स का मदद लेते हैं क्या? यहाँ पे लार्ज वॉल्यूम का मतलब होता है 100 से 1000 लीटर को हम लोग एक बार में बना सकते हैं। अब देखो इस मशीन को नहीं, इस वेसल को अपन कहते हैं बायोरिएक्टर्स कहते हैं। तो बायोरिएक्टर क्या होता है? एक्चुअली में एक ऐसा वेसल है। अब ये डेफिनेशन तुम्हारा मैंने बहुत बड़ी मॉक में कंफ्यूज करवाया है। बायोरिएक्टर एक प्रकार का वेसल होता है जो क्या करता है? इन विच रॉ मटेरियल आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट। यहां पे जो रॉ मटेरियल है उसको बायोलॉजिकली अपन कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट के अंदर। ओके, इंडिविजुअल एंजाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग द माइक्रोबियल प्लांट, एनिमल और ह्यूमन सेल्स। क्लियर है बात? क्लियर है? अच्छा, तो बायोरिएक्टर क्या करता है बच्चों? ये तुम्हारा ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड कराएगा फॉर अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग द ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन। तो बायोरिएक्टर्स हमारे ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड कराएंगे जिससे कि तुम्हारे पास ज्यादा ग्रोथ आपका हो सके जी। यस, क्लियर? तो कौन कौन सा कंडीशन है बच्चों? सो टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन और ऑक्सीजन। यहाँ पे एग्जामिनर तुमको कार्बन डाइऑक्साइड देके घुमा सकता है यार। अब आगे की ओर सुनते हैं। अब हमारे पास मोस्ट कॉमनली हम लोग कौन सा बायोरिएक्टर्स यूज करते हैं? वो तुम्हारा स्टीयरिंग टाइप है। अब ये स्टीयरिंग टाइप बायोरिएक्टर जो होता है, ये क्या करता है? तुम्हारे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को बढ़ा देता है जी। देखो, A steer tank bioreactors is usually cylindrical और with the curved base। याद रखिएगा, curved base होता है क्या? जिसमें curved base रहेगा वो तुम्हारा अच्छे से मिक्सिंग करवाएगा क्या बच्चों? अच्छा, आगे की ओर बढ़ते। अब जो स्टीयरर होता है वो क्या फैसिलिटेट करेगा? मिक्सिंग करवाएगा एंड ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी थ्रू आउट दी बायोरिएक्टर्स, ठीक है। ऑक्सीजन का जो लेवल है उसको ये बढ़ाता है जी। अच्छा, अब बायोरिएक्टर्स में तुमको क्या क्या देखने को मिलता है? इसके पास एजिटेटर सिस्टम होता है क्या, जो कि एजिटेशन करता है? ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है क्या? फोम कंट्रोल है क्या? फोम ब्रेकर। ओके, सिस्टम टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल और तुम्हारा सैंपलिंग पोर्ट, जहां से तुम लोग पीरियोडिक समय पर डेटा नहीं मतलब सैंपल को कलेक्ट करोगे। अच्छा, जैसे तुम्हारा पूरा जब बायोसिंथेसिस फेज स्टेज जब कंप्लीट होगा तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा क्या जी? द प्रोडक्ट हैज टू बी सब्जेक्टेड थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस बिफोर इट इज रेडी फॉर मार्केटिंग प्रोसेस।
मार्केटिंग करने से पहले हम लोग क्या करवाते हैं बच्चों, उसको सीरीज ऑफ अपन प्रोसेस से गुजारते हैं, इसको कहते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स। ओके, तो इसमें सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन और तुम्हारे पास प्रिजर्वेशन एंड क्लिनिकल ट्रायल्स होता है जी। अब डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग जो होता है एंड क्वालिटी टेस्टिंग जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या बच्चों, कुछ प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे कि ड्रग्स के लिए आपको क्लिनिकल ट्रायल्स करवाना पड़ता है। क्लियर है? तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग पे तुम्हारे क्वेश्चंस पूछा गया है जी। ओके ठीक है, ओके चलो जी, चलो आ जाओ जी। अब यहां तक कोई डाउट है बच्चों? ओके, क्या यहां तक किसी डाउट है? तो तुम्हारा पूरा का पूरा जो है ना वो तुम्हारा हो गया रिवाइज। अब बायोटेक एप्लीकेशन तुम्हारा बहुत छोटा है, 26 पॉइंट के अंदर तुम्हारा निपट जाएगा। आ जाओ यार, अब हम लोग बायोटेक के एप्लीकेशंस को देख लेते हैं। एप्लीकेशन जो बच्चों बायोटेक्नोलॉजी का, वो तुम्हारा थेरेपेटिक्स, डायग्नोस्टिक, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, एग्रीकल्चर, ओके, प्रोसेस फूड, बायो रिमीडिएशन। बायो रिमीडिएशन का मतलब क्या होता है? ओके, वेस्ट वाटर को ट्रीट करना। ओके, यस, वेस्ट ट्रीटमेंट एंड एनर्जी प्रोडक्शन, इन सभी में हम लोग बायोटेक का यूज करते हैं। अब देखो, जो रिसर्च एरिया बायोटेक का, वो तुम्हारे पास क्या क्या प्रोवाइड करवाता है। देखो, कोर टेक्निक तुम्हारे दो थे, क्या थे? जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। जो रिसर्च एरिया बायोटेक का, वो तुम्हारे पास बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड कराएगा क्या, जो कि एंजाइम को फास्ट कर सकता है, ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करवाता है, और तुम्हारे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब सुनो यार, use of biotechnology to improve the quality of human life, especially in the field of the food production and the तुम्हारा health, HEALTH आएगा, हेल्थ, इनके लिए अपन यूज करते हैं क्या? हेल्थ में और फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अपन बायोटेक के एप्लीकेशन का बहुत यूज करते हैं। अब देखो, फूड प्रोडक्शन को अपन कैसे इंक्रीज कर सकते हैं बायोटेक की मदद से। देखो, 3 ऑप्शंस थ्रू विच इंक्रीजिंग द फूड प्रोडक्शन। पहला क्या आपका एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ठीक है। दूसरा तुम्हारा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, और तीसरा तुम्हारे पास जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। अब एग्रोकेमिकल में अपन फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं क्या? यहां पे फर्टिलाइजर तुम्हारा यूज होता है बच्चों, ठीक है, लेकिन बायोटेक में अपन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं यार। आप सुनो जी, ग्रीन रिवॉल्यूशन ने बच्चों जो ट्रिपलिंग है फूड का, उसको डबल ट्रिपल कर दिया था क्या फूड सप्लाई का, लेकिन इतना भी फास्ट नहीं हुआ था जिससे कि जो ह्यूमंस की जो नीड है उसको फुलफिल किया जाए जी। देखो, टू मिनिमाइज द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल और उनके हार्म इफेक्ट से बचने के लिए क्या हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाया है क्या? ओके, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को किसी प्रकार की फर्टिलाइजर्स की जरूरत नहीं होती है, नो फर्टिलाइजर्स रिक्वायर्ड, किसी प्रकार की फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। अब देखो जी, फिर इसके लिए हमने क्या किया, बहुत सारे बहुत सारे प्लांट, बैक्टीरिया, फंगस और एनिमल्स और माइक्रोब्स, उनके जीन को हम लोगों ने ऑल्टर कर दिया है क्या जी? और ऑल्टर कर देंगे तो ये ऑर्गेनिज्म अब क्या कहलाएगा बच्चों? जीएमओ कहलाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जी। अब देखो, एक ऐसा प्लांट जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं यार? ओके, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? सबसे पहली बात, ऐसा प्लांट जो भी तुम्हारा जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट होगा, वो तुम्हारा टॉलरेंट होता है अबायोटिक स्ट्रेस से, मतलब कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट और हीट, इसका कुछ भी इस पर असर नहीं पड़ने वाला है। अच्छा, जो रिलायंस होता है तुम्हारा केमिकल पेस्टिसाइड पर, मतलब जो डिपेंडेंसी है केमिकल पेस्टिसाइड पे, वो खत्म हो जाता है क्या? यस, वो रिड्यूस हो जाता है जी। तीसरा है पोस्ट हार्वेस्ट लॉस भी तुम्हारी कम होती है यार। और जो भी तुम्हारा जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है वो बहुत ही मतलब कंट्रोल तरीके से मिनरल्स को सॉइल में से लेता है, ज्यादा सॉइल नहीं लेगा वरना इसको बीमारी हो सकता है यार, ठीक है, टॉक्सिसिटी हो सकता है। और ये न्यूट्रिशनल क्वालिटी को भी बढ़ा देता है फूड का, जैसे कि जो गोल्डन राइस है, ओके, इसमें विटामिन ए आपका एनरिच होता है क्या? ये याद रखिएगा। अब देखो जी, जो बीटी टॉक्सिन है बच्चों, उसको किस से बनाया गया जी? उसको एक बैक्टीरिया से बनाया गया, उसका नाम है बैसिलस thuringiensis। किनसे बनाया गया? बैसिलस thuringiensis से। अब सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस thuringiensis प्रोड्यूसेस द प्रोटीन क्रिस्टल, और ये कुछ इंसेक्ट को मार लेता है, सभी इंसेक्ट को नहीं, सम इंसेक्ट को ही मारता है ये। लेपिडोप्टेरन्स में कौन आएगा? टोबैको, बर्ड वर्म और आर्मी वर्म। और कोलेप्टोरन्स में तुम्हारे बीटल्स, और डिप्थेरियंस में तुम्हारे फ्लाइज और मस्किटोज, इनको मार सकता है जी। अब जो बीटी फॉर्म है, ओके, प्रोटीन क्रिस्टल, अब ये तुम्हारा टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है क्या? ये कब डेवलप करेगा? ड्यूरिंग द पर्टिकुलर फेज ऑफ द ग्रोथ। तो जब ये बैक्टीरिया जब ग्रो करेगा कैटरपिलर स्टेज में, तब ये तुम्हारे पास गेन कर लेता है। अब सुनो जी, जो बीटी टॉक्सिन होता है ये तुम्हारा इनएक्टिव रहता है, किसके अंदर? इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन रहेगा, किसके अंदर बताओ? तो बैक्टीरिया के अंदर। बट वंस एक बार अगर इसको इंसेक्ट ने अगर खा लिया, तो ये इनएक्टिव टॉक्सिन तुम्हारे पास कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव फॉर्म के अंदर, किसके वजह से? आपके पास तो अल्कलाइन पीएच की वजह से घट के।
अब द एक्टिवेटेड टॉक्सिन्स बाइंड टू द सरफेस ऑफ द मिडगट। अब क्या होगा जी, जो भी तुम्हारा एक्टिवेटेड टॉक्सिन्स है वो मिडगट के सरफेस से बाइंड कर जाएगा। ओके ये सर, और ये तुम्हारे अब क्या करेंगे, वो इंसेक्ट के अंदर पोर्स क्रिएट करवा देंगे। दैट विल कॉज अ सेल स्वेलिंग, सेल सूज जाएगा और सेल का लाइसिस हो जाएगा और इवेंचुअली जो है इंसेक्ट जो है आपका वो मर जाता है। ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है ये बातें? ओके यस, तो ये बातें याद रहेगा सभी को। बातें मत करो सैम प्लीज। अब देखो, अच्छा स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन फिर आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis into a several crop plants is the cotton। हम लोगों ने अलग अलग बीटी टॉक्सिन जीन को आइसोलेट किया कि अलग अलग प्लांट के लिए। यस सर। अब देखो जी, द चॉइस ऑफ जीन डिपेंड अपॉन द क्रॉप। कौन सा जीन हमें यूज करना है वो क्रॉप पर डिपेंड करता है और वो टारगेटेड पेस्ट पर भी डिपेंड करता है। तुम्हारे जितने बीटी टॉक्सिन जीन है ना वो तुम्हारे इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अच्छा, द टॉक्सिन इज कोडेड बाय कौन सा जीन, उसका नाम है क्राई जीन। अब प्रोटीन एनकोडेड बाय क्राई 1AG एंड क्राई 2AB, ये किसको कंट्रोल करेगा, तुम्हारे कॉर्न बॉलवर्म को, कॉटन बॉलवर्म्स को, और क्राई 1AB जो है वो तुम्हारे कॉर्न बोरर को कंट्रोल करता है जी। ये ध्यान रखिएगा, ये तुम्हारा पेपर में सवाल डायरेक्टली आ सकता है बच्चों। इसके बाद है तुम्हारे पास पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। अब देखो कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ऐसे नीमेटोड्स होते हैं जो कि ना तुम्हारे टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करवा देते हैं, है ना। देखो तो सेवरल नीमेटोड पैरासाइट व्हिच अफेक्ट द प्लांट एंड द एनिमल्स। एक ऐसा ही नीमेटोड है, उसका नाम है मिलेडोगानी इनकॉग्निशिया। ये इन्फेक्ट करता है टोबैको प्लांट के रूट को, जिससे कि तुम्हारे पास टोबैको प्लांट की ईल्ड जो है ना वो कम हो जाती है। तो इनके इन्फेक्शन को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट द इन्फेस्टेशन, हमने आरएनएआई टेक्निक को यूज किया है क्या, इसको यूज किया है जी। अब देखो ये आरएनएआई टेक्निक तुम्हारे सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में चलता है एज व्हाट, मेथड ऑफ सेल्यूलर डिफेंस। क्या ये सवाल पीवाईक्यूज में पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट और इनकरेक्ट में बताइएगा। तो आरएनए तुम्हारा सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। अब सुनो जी, इस मेथड में अपन क्या करते हैं, निमेटोड स्पेसिफिक जो जीन है, जो डीएनए है, वो तुम्हारे पास दो प्रकार के आरएनए बनाएगा, क्या सेंस और एंटीसेंस आरएनए बना देता है जी, और इसी को अपन इंट्रोड्यूस करवा देते हैं होस्ट प्लांट के अंदर। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे तुम्हारे पास निमेटोड अगर इन्फेक्ट करेगा, साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए, क्योंकि आप जानते हो कि एमआरएनए तुम्हारा कितने स्टैंडर्ड है, सिंगल स्टैंडर्ड है। बिकॉज अगर डबल स्टैंडर्ड अगर तुम्हारे पास आरएनए रहेंगे तो वो क्या होगा, ट्रांसलेशन फिर नहीं कर पाएगा। तो हम लोग साइलेंसिंग करवा देते हो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का। साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए दैट बाइंड टू दी बाइंड कर लेगा, क्योंकि हमने क्या किया है, बाहर से सेंस और एंटीसेंस डाला है किसके अंदर जी, तो अपने टोबैको प्लांट्स में डाला है जी। जैसे तुम्हारा निमेटोड अगर इन्फेक्शन कॉज करेगा तो जो भी तुम्हारा उसका एमआरएनए रहेगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर हमारे पास बना हुआ है, वो जाके बाइंड कर लेगा जी, जिससे कि तुम्हारे पास क्या होगा जी, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा, जिससे कि ट्रांसलेशन तुम्हारा प्रिवेंट हो जाएगा एमआरएनए का, मतलब एमआरएनए तुम्हारा साइलेंट हो गया है जी। एज अ रिजल्ट जो पैरासाइट है निमेटोड जो है मिलेडोगानी इनकॉग्निशिया, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा ट्रांसजेनिक होस्ट सेल में जी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स जो होते हैं बच्चों, ये तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्या। देखो रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स की खासियत क्या होती है, जो भी दवा अपन जीएमओ से बनाते हैं, इसमें किसी प्रकार का अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज जनरेट नहीं होते हैं जी। ठीक है, इन केस ऑफ दिस सिमिलर प्रोडक्ट व्हिच इज आइसोलेटेड फ्रॉम द नॉन ह्यूमन मॉडल्स। देखो अगर मैं स्लॉटर्ड कैटल्स और पिग्स के पैनक्रियास से अगर इंसुलिन निकाल कर डालूंगा तो हमको इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो सकता है, बट अगर मैं जीएमओ से बनाऊं तो ये कभी भी नहीं हो सकता है जी। एट प्रेजेंट 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स को मार्केट किया जा रहा है, मतलब वर्ल्ड ओवर क्या जी, अप्रूव्ड है। ओके, वर्ल्ड ओवर अप्रूव्ड है। इंडिया में 12 इसमें से मार्केट किए जा रहे हैं, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा, याद रहेगा। अब देखो जी, अब हम बात करेंगे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन कैसे बनाया गया था। इंसुलिन पहले अपन एक्सट्रैक्ट करते थे पेनक्रियास ऑफ स्लॉटर्ड कैटल्स एंड पिग में से, बट ये क्या करता था, कुछ पेशेंट्स में ना एलर्जी डेवलप करवा देता था। ठीक है, एलर्जी डेवलप कराता था बिकॉज फॉरेन पार्टिकल समझ के। अब इंसुलिन में क्या होता है बच्चों, दो तुम्हारे पास शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन है जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, चेन ए और चेन बी। चेन सी तुम्हारा मैच्योर इंसुलिन में नहीं होता है, जो चेन सी होता है ना, इट इज नॉट प्रेजेंट, वो प्रेजेंट नहीं होता। अब मैमल्स में क्या होता है, इन द मैमल्स इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्रो हार्मोन। प्रो हार्मोन में क्या होगा बच्चों, तीनों चेन होगा ए बी और सी, बट जब मैचुरेशन होगा तो जो सी पेप्टाइड है उसको रिमूव कर दिया जाता है जी, मतलब मैच्योर इंसुलिन में बच्चों सी पेप्टाइड तुम्हारा नहीं होता है, ये बात भी ध्यान रखना है जी। अब मेन चैलेंज क्या था बच्चों, ओके, इंसुलिन बनाने का आरडीएनए टेक्नोलॉजी से, क्योंकि हमको दोनों
जो चेन था उसको अलग अलग बनाना पड़ेगा जी, ठीक है। मेन चैलेंज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग द आरडीएनए वाज गेटिंग इंसुलिन इनटू द मैच्योर फॉर्म, कि मैच्योर कैसे बनाएंगे। तो 1983 में कंपनी आई इली लिली कंपनी, जो कि अमेरिकन कंपनी है। उसने क्या किया, दो अलग अलग डीएनए के सीक्वेंस बनाए, चेन ए और चेन बी के, किसके, अलग अलग इकोलाई में, ओके, ऑफ द ह्यूमन इंसुलिन, एंड इंट्रोड्यूस देम इन द प्लाज्मिड ऑफ इकोलाई प्रोड्यूसेस द इंसुलिन चेन। फिर दोनों चेन को निकाला बाहर और उनको बाद में डाइसल्फाइड ब्रिज से जोड़ दिया गया जी। फिर देखो चेन ए एंड चेन बी वेर प्रोड्यूस सेपरेटली, देखो बोला गया ना, चेन ए और चेन बी को सेपरेटली बनाया गया था और फिर बाद में इसको डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया गया टू फॉर्म द ह्यूमन इंसुलिन। इसको अपन ह्यूमिलीन कहते हैं, इसे अपन ह्यूमिलीन कहते हैं। क्या ये बात है, क्लियर है? तो हमारी बॉडी में जो इंसुलिन है वो प्रो हार्मोन्स के फॉर्म में बनता है, जिसमें तीनों चेन होता है, चेन ए, चेन बी और चेन सी। अब चेन सी जो होता है वो मैच्योर इंसुलिन में नहीं होता है, मैच्योर होते समय सी इंसुलिन को, सी चेन को निकालना पड़ता है। चेन ए और चेन बी के बीच में कौन सा लिंकेज बताओ यार? ओके बताओ, डाइसल्फाइड लिंकेज होता है जी। तो इली लिली कंपनी 1983 में क्या किया, चेन ए और चेन बी को अलग अलग तरीके से बनाया और उसको बाद में क्या किया, लिंक करवा दिया। अब इसके बाद क्या आता है तुम्हारे पास दोस्तों, जीन थेरेपी आता है जी। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जीन डिफेक्ट को ट्रीट कर देते हैं जी। इट इन्वॉल्व द डिलीवरी ऑफ द नॉर्मल जीन इनटू द इंडिविजुअल और एम्ब्रियो टू टेक ओवर द फंक्शन ऑफ द कंपनसेट फॉर द नॉन फंक्शनिंग जीन। इसमें क्या करेंगे, जो भी जीन अपना काम नहीं कर रहा है उसको ठीक करने के लिए नॉर्मल जीन को बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। लेकिन क्या है बच्चों, ये तुम्हारा इमोर्टल नहीं होता है, अमर नहीं होता है, इसे पीरियोडिक समय पे अपने बॉडी में डालना पड़ता है। देखो पहला जीन थेरेपी जो है ना, वो एक 4 साल की लड़की को दिया गया था 1990 में, जो कि बीमारी से सफर कर रही थी, एडीए, एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी। अब ये डिफिशियंसी किसकी वजह से होता है जी, दिस ऑर्डर कॉस्ट ड्यू टू द डिलीटेशन ऑफ द जीन एडीए, इसकी वजह से। अब देखो जो एडीए जीन है उसको अपन कैसे क्योर कर सकते हैं, एडीए डिफिशियंसी को हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हैं, ये एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। लेकिन क्या ये परमानेंट क्योर है? ये परमानेंट क्योर नहीं है। देखो इन विच अ फंक्शनल एडीए जीन इज गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन। लेकिन मेन प्रॉब्लम इसमें क्या है ना, कि ये तुम्हारा कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है। अब सुनो, लिम्फोसाइट फ्रॉम द ब्लड, हम लोग क्या करते हैं कि जो भी तुम्हारा पेशेंट का ब्लड है उससे, उनके ब्लड से लिम्फोसाइट को निकाल लेते हैं, ऑफ द पेशेंट इज ग्रोन इन द कल्चर, बाहर ग्रो करवाते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, उस लिम्फोसाइट में अपन फंक्शनल एडीए सीडीएनए डाल देंगे, किसकी मदद से, रेट्रोवायरल वेक्टर की मदद से, किसके अंदर, उस लिम्फोसाइट्स के अंदर। फिर बाद में उस लिम्फोसाइट्स को अपन पेशेंट के अंदर वापस से डाल देते हैं जी। इस तरीके से तुम्हारा एडीए डिफिशियंसी को ट्रीट करने का सिलसिला चलता है जी। लेकिन देखो जो तुम्हारा एडीए डिफिशियंसी जीन है वो तुम्हारा इमोर्टल नहीं है, मतलब जो भी सेल्स है तुम्हारे लिम्फोसाइट सेल्स हैं, ये तुम्हारे इमोर्टल सेल्स नहीं है, मतलब अमर नहीं है। तो पेशेंट को पीरियोडिक इन्फ्यूजन देना पड़ता है, ओके, पीरियोडिक इन्फ्यूजन करना पड़ेगा जी। अगर मुझे परमानेंटली अगर क्योर करना है तो मैं क्या करूंगा जी, जीन को आइसोलेट करूंगा फ्रॉम द मैरो सेल्स, ओके, प्रोड्यूसिंग एडीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इन द सेल एट द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। मतलब क्या, 8 अप टू 8 ब्लास्टोमियर या मोर देन 8 ब्लास्टोमियर स्टेज पे तुम क्या करो, उनके स्टेम सेल में इस फंक्शनल एडीए जो एडीए सीडीएनए जीन है उसको तुम इंट्रोड्यूस करवा दो, तो ये परमानेंट क्योर हो जाएगा जी। ओके यस, फास्ट हो रहा है क्या बच्चों, इज इट फास्ट, क्या ये फास्ट हो रहा है क्या यार? ये रिवीजन चल रहा है तो मैं देखो मैं इसमें क्या करवा रहा हूँ ना, तुम्हारी दिमाग की बत्ती सिर्फ खोल रहा हूँ कि तुमको याद है या नहीं याद है, सिर्फ तुमको मैं याद दिला रहा हूँ कि तुमको याद है या याद नहीं है, ठीक है। तो रिवीजन अभी ऐसे ही करना पड़ेगा तुमको। अब देखो इसके बाद तुम्हारा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, यहाँ पे अपन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से पहले बीमारी को पता कर सकते हैं क्या कि हमारी बॉडी में कौन सी बीमारी है जी। यहाँ पर अपन पीसीआर का यूज करते हैं, एंजाइम एलिसा का यूज करते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे, ओके एलिसा। ये अपन किसके लिए यूज करते हैं, फॉर एड्स को पता करने के लिए जी, एंड सर्व द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस, याद रखना अर्ली डायग्नोसिस। लेकिन कन्वेंशनल मेथड क्या था, पुराने मेथड्स क्या थे बच्चों, तो वहां पे अपन सीरम या यूरिन का एनालिसिस करते थे जी, जो कि तुम्हारा पहले, लेकिन इससे क्या अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं है कन्वेंशनल मेथड से। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो ये हम लोग क्यों करवाते हैं, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में अगर बहुत ही लो कंसंट्रेशन में भी अगर बैक्टीरिया रहेगा तो सिम्टम हमें प्रोड्यूस नहीं करवा रहा है, लेकिन जब इसका नंबर बढ़ेगा तभी बीमारी कॉज कर सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या कहते हैं पीसीआर का अगर यूज करूंगा तो मैं उस छोटे से डीएनए को बहुत ज्यादा एम्पलीफाई करके चेक कर सकता हूँ कि वो बैक्टीरिया कौन सा है और वो कौन सी बीमारी कॉज कर सकता है ना। देखो अ वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ बैक्टीरिया or a virus at a time when the symptom of the disease is not yet visible. It can be detected by amplification their nucleic acid by the PCR. है ना, देखो अब पीसीआर क्या डिटेक्ट करता है बच्चों, एचआईवी को डिटेक्ट करता है क्या, सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट में। पीसीआर इज आल्सो यूज्ड टू डिटेक्ट द म्यूटेशन इन द जीन ऑफ द सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट। तो कैंसर और एड्स दोनों के लिए। तो पेपर में एक सवाल आ सकता है
ठीक, ऐसा बीमारी बताओ, ऐसे कौन सा बीमारी है जो कि इन्फेक्शियस भी है और नॉन इन्फेक्शियस भी है, जिनका डिटर्मिनेशन पीसीआर से अपन कर सकते हैं, तो वो कैंसर और एड्स, बिकॉज कैंसर नॉन इन्फेक्शियस है और एड्स हमारे पास इन्फेक्शियस है। अच्छा यार बच्चों, अपन प्रोब का यहाँ पे यूज करते हैं क्या? प्रोब्स, ऑटो रेडियोग्राफी में प्रोब का यूज होता है जी। यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए टैग्ड विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। देखो इसको अपन यूज कहां पे करते हैं बच्चों? तो जीन म्यूटेशन को स्टडी करने के लिए। हमारे पास बच्चों हेल्दी जीन का सभी का प्रोब हमारे पास अवेलेबल है क्या? समझो मेरे पास क्या हुआ है जी, ये मेरा डीएनए सीक्वेंस है। समझो यहां पर है ना मेरे पास कोई जीन है ना डिलीट हो चुका है, यहां पे कोई जीन डिलीट हो गया, ठीक है। मैं एक प्रोब को यूज करूंगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा क्या? इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनते जाएगा बनते जाएगा बनते जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनेगा और यहाँ पे तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री। जहां पे कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बना है वहां पे तुम्हारे पास क्या मिलेंगे? तुमको बैंड्स देखने को मिलेगा क्या? तो जीन म्यूटेशन को स्टडी करने के लिए अपन ऑटो रेडियोग्राफी का यहाँ पे उपयोग करते हैं जी। देखो देखो, क्लोन्स हैविंग म्यूटेटेड जीन विल नॉट अपीयर। जहां पे जीन में म्यूटेशन हुआ है ना, वो तुम्हारा अपीयर नहीं होगा तुम्हारे फोटोग्राफिक फिल्म के अंदर जी। तो यहाँ पे अपन डीएनए और आरएनए दोनों को ले सकते हैं, आज भी अपन ने सवाल किया था जी। ओके ठीक है, आगे आ जाओ जी। कौन है यहाँ पे? कोई कुछ कह रहा है? ओके रुको, एलिजा क्या है यार? कोई दिक्कत की बात नहीं, कुछ बोला है क्या? हाँ चलो यार, एलिजा बहुत बढ़िया यार। मैंने टीचर के बारे में कहीं बुराई किया? कोई टीचर वर्स्ट है? नहीं नहीं यार, कोई नहीं, इनको फुकट का ये चीज, ठीक है। एवरी टीचर इज द बेस्ट, ठीक है। बस आज सुनो यार, क्लियर है? तो तुम्हारे पास ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन आपके आ सकती है कि जो भी तुम्हारे म्यूटेटेड जीन है वो तुम्हारे फोटोग्राफिक प्लेट पे कभी भी नहीं दिखते हैं यार, ये कभी भी तुम्हारे फोटोग्राफिक प्लेट पे नहीं दिखते हैं यार। चलो अब एलिसा को अपन यूज करते हैं बच्चों, किसके लिए? एलिसा इज बेस्ड ऑन द एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन, ठीक है। ये तुम्हारा एड्स पेशेंट को डिटेक्ट करने के लिए अपन यूज करते हैं इसको। यहां तक कोई डाउट है बच्चों? ओके ये डिपेंड करता है, तुम्हारे पास 3-2 के रेशियो में बनते हैं अब्बास डाइसल्फाइड बॉन्ड। ओके चलो आगे कर बढ़ते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल कौन होते हैं बच्चों? ये वो एनिमल्स जिनके डीएनए जो है ना वो मैनिपुलेटेड है, ओके, टू passes and expresses an extra foreign gene which is known as a transgenic animal। ओके ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होता है? वो एनिमल जिनका डीएनए जो है मैनिपुलेटेड है। तो ट्रांसजेनिक माइस तुम्हारे बहुत ज्यादा है क्या? 95% जो है वो ट्रांसजेनिक माइस यूज होती हैं। रैबिट्स भी है, पिग भी है, शिप भी है और काउ भी है, फिश भी है, लेकिन 95% तुम्हारे पास कौन है बच्चों? माइस को अपन यूज करते हैं जी। अब ट्रांसजेनिक माइस को अपन ने क्यों डेवलप किया है? तो कुछ चीज को स्टडी करने के लिए अपन ने डेवलप किया है, जैसे कि नॉर्मल फिजियोलॉजी को स्टडी करने के लिए डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, स्टडी ऑफ द डिजीज, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, वैक्सीन की सेफ्टी या केमिकल की सेफ्टी के लिए अपन ने डेवलप किया इस माइस को जी। अब हमारे पास आज के समय ट्रांसजेनिक मॉडल बहुत सारे ह्यूमन डिजीज के लिए एग्जिस्ट करता है क्या? जैसे कि कैंसर हो गया, सिस्टिक फिब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और अल्जाइमर, इन सभी के लिए हमारे पास क्या बच्चों? ट्रांसजेनिक मॉडल अभी भी एग्जिस्ट करते हैं जी। अब एक ह्यूमन प्रोटीन, इसका नाम है क्या? ये तुम्हारा केसीटी में आया था बच्चों, याद रखना। ह्यूमन प्रोटीन है, उसका नाम है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। इसको अपन ट्रीट करते हैं, यूज करते हैं टू ट्रीट द एम्पेंसिमा। सिमिलर अटेम्प्ट ये बनाया गया था, इज बीइंग मेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइलकीटोन्यूरिया, ठीक है। ऐसे तुम्हारा अटेम्प्ट बनाया गया था पीक्यू को ट्रीट करने के लिए और सिस्टिक फिब्रोसिस को भी ट्रीट करने के लिए। 1997 में पहली ट्रांसजेनिक काउ बनाई गई, उसका नाम था रोजी काउ, ठीक है। इसमें तुम्हारे पास ह्यूमन प्रोटीन बहुत एनरिच था क्या? प्रोटीन मिल्क, इसमें तुम्हारे पास पर लीटर में 2.4 ग्राम आपको प्रोटीन मिल रहा था। और जो आपके पास कौन सा एल्बुमिन था? तो आपके पास अल्फा लैक्ट एल्बुमिन था, जो कि सेम आपका ह्यूमन बेबीज को मिलता है, सेम मदर की तरह जो होता है वो इसके अंदर आपको देखने को मिलता है जी। ओके ठीक है, ओके ठीक है ठीक है, चलो यार आ जाओ जी। यहां तो कोई दिक्कत है बच्चों? कोई दिक्कत भी नहीं है, आ जाओ। अब ट्रांसजेनिक माइस आर यूज्ड टू डेवलप आर टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन। तो वैक्सीन की सेफ्टी को टेस्टिंग करने के लिए अपन माइस को यूज करते हैं जी। ओके अब देखो जी, जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन है बच्चों, क्या वो कभी कभी घातक भी हो सकता है क्या? एनसीईआरटी में लाइन लिखा है क्या कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन हैव द अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट व्हेन सच ऑर्गेनिजम्स आर इनटू द इकोसिस्टम। जैसे कि कहते हैं ना कि कोविड में क्या हुआ था कि कहते हैं कि वुहान के जो लैब से लीक हो गया था कोरोना वायरस और उसने प्रॉब्लम क्रिएट किया था। वो लोग क्या कर रहे थे? मैनिपुलेट कर रहे थे उसके जेनेटिक मटेरियल को। तो यही होता है, कभी भी तुम जब जेनेटिक मॉडिफिकेशन करवाते हो तो कभी कभी वो एनवायरनमेंट पे कुछ गलत प्रभाव भी दे देता है जी। इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की जिसका नाम है जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। इसका मेन काम क्या होता है? वो डिसीजन लेता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च को वैलिडिटी दिया जाए या नहीं, जो भी तुम्हारा जीएमओ की सेफ्टी क्या है, इससे नुकसान होगा या फायदा होगा, इन सभी का देखभाल करता है।
अच्छा, देयर आर मोर देन 2 लाख वेराइटीज ऑफ राइस, स्ट्रेन नहीं बोला है, वेराइटीज ऑफ राइस कितने, 2 लाख से भी ज्यादा अपने को इंडिया में देखने को मिलते हैं। 27 डॉक्यूमेंटेड जो वेराइटीज है बासमती की, क्या वो इंडिया में ग्रो करते हैं क्या? तो 27 वेराइटीज है बासमती की, उनका एरोमा और फ्लेवर अलग ही है। अब बायोपायरेसी का मतलब क्या होता है जी? तो यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय द मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट एनी प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज एंड द पीपल कंसर्न विदाउट द कंपनसेटरी पेमेंट। मतलब चोरी करके अगर तुम मेरा सामान यूज करे मुझे बताए बिना, तो वो तुम्हारा बायोपायरेसी के अंदर आ जाता है जी। अब इंडियन पार्लियामेंट ने आपका सेकंड अमेंडमेंट किया था बच्चों इंडियन पेटेंट बिल में, जिससे कि क्या हुआ, इमरजेंसी पेटेंट लोगों को दिया जाए जी। ओके, तो इंडियन पार्लियामेंट हैव रिसेंटली क्लियर द सेकंड अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पेटेंट बिल इंक्लूडिंग अ पेटेंट टर्म इमरजेंसी प्रोविजन एंड रिसर्चेस एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो तुम्हारे पास जल्दी से दिया जाए। क्या ये तुम्हारा पूरा रिवाइज हो गया? 1 घंटा भी नहीं लगा, 1 घंटे में तुम्हारा पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। ओके ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर तुम्हारा रिवाइज हो गया जी। ओके चलो यार, हाँ मैं पूरा एनिमल टिश्यू पढ़ा दूंगा, मैं पूरा एनिमल टिश्यू पढ़ा दूंगा, पूरा एनिमल टिश्यू पूरा अपना खत्म हो गया। देखो 1 घंटा भी, अब इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, एक टेलीग्राम में तुम पहले ज्वाइन कर लो, अनमोल शर्मा लाइव। ये टेलीग्राम पे मैं क्या करूंगा बच्चों, आपको इस टेलीग्राम पे अनमोल शर्मा लाइव पर अब इसका मैं पीडीएफ डलवा दूंगा, और साथ ही साथ जब रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो फीडबैक आप लोग देके चले जाइएगा जी। कल अपन फाइनली डे 10 करके खत्म करवा देंगे, और डे 11 में अपन क्या करेंगे बच्चों, एनिमल टिश्यू कर लेंगे और आपका इवोल्यूशन कर लेंगे, ठीक है, वो मैं करवा दूंगा जी। ओके सर, 10 डे का खत्म हो गया, फिर आगे के 10 डे का प्लान ये होगा ना कि हम लोग हर एक यूनिट के 500 क्वेश्चंस करेंगे। मैं अब पता क्या कर रहा हूँ बच्चों, एक टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने इजाद किया है, उसमें पता क्या होगा कि तुम्हारे लीडर बोर्ड आएंगे। पूछो कैसे? तुमको यूट्यूब पे पोल नहीं आएगा लेकिन लीडर बोर्ड आएगा। तो उसमें एक हम लोग ने टेक्नोलॉजी ऐसा बना रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी ऐसे काम करता है। तो समझो तुम ना क्या करोगे, जैसे कि मैंने क्वेश्चन दिया तो तुम कमेंट में ना उसका आंसर सी बी करके तुम जो भी तुम्हारा आंसर है तुम दोगे। यहाँ पे एक बच्चे ने दिया, यहाँ पे दूसरे बच्चे ने दिया, यहाँ पे अलग अलग बच्चे ने दिया है, ठीक है। और हमने क्या बोला है हमारे सिस्टम को कि ये क्वेश्चन का आंसर जो है ना बी करेक्ट है। ओके, तो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में क्या होगा बच्चों, यूट्यूब पे चलेगा, तुम नहीं मेंटी भी नहीं होगा, तुम कमेंट में आंसर करोगे, तुम्हारे यूजर आईडी के ऊपर से तुम्हारा एक लीडर बोर्ड बन जाएगा। टेस्ट के बाद में ना तुमको मैं दिखा दूंगा कि कितने लोगों ने कितना करेक्ट आंसर दिया है। यूट्यूब में तुम्हारे कमेंट से हम लोग तुम्हारा आंसर को फेच कर लेंगे जी। ओके ठीक है, अगर किसी को इसके बारे में पता है तो वो कैसे वो यूज करते हैं थोड़ा मेरे को बता देना यार। ओके ठीक है, आ जाओ जी। ओके उसको क्योंकि वो यूट्यूब पे अपन कर लेंगे जी। आ जाओ जी, हाँ डन। तो उसमें तुम्हारे पास कोई झंझट भी नहीं रहेगा, कम से कम टाइम में, और अपन तेजी से करते हुए चलेंगे जी। ओके हाँ, रात को कोई क्लास नहीं है, कल है। ओके चलो जी, किसी ने बार बार किया तो एक ही बार आएगा, वो एक ही बार आएगा, वो एक ही बार उसके फेच होगा, उसको उस आईडी से एक ही बार आएगा यार, ठीक है। चलो यार, हाँ डन, बढ़िया। हाँ तो मिलते हैं अपन, ये भी सेशन अपन यूट्यूब पे ही करेंगे यार। हम लोग को 10 दिनों में पता कितने क्वेश्चंस करना है, 5000 क्वेश्चंस करना है। 10 डेज में 5000 क्वेश्चंस करना है। तुम रेडी हो 5000 क्वेश्चंस के लिए? रेडी हो? 10 दिनों में हर एक यूनिट से तुम्हारे 500 क्वेश्चंस। ओके ठीक है, चलो यार, अभी मजा आ गया तो भाई वीडियो को सभी लोग पहले लाइक कर दो यार। लाइक नहीं किया यार वीडियो को, पता क्या होता है यार, मैं तुमको बताता हूँ, बहुत अगर तुम वीडियो को लाइक नहीं करते तो लोग को लगता है ना कि ये बॉट्स बैठते हैं क्लास में। लोग बैठाते हैं बॉट्स, मतलब मैं तो कभी नहीं बॉट्स नहीं बैठाता हूँ। मैं कहता हूँ कि रियलिटी चेक करना है, स्पेशल क्लास में आ जाओ। ठीक है चलो यार, ओके फोड़ देंगे यस। चलो अभी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा तो प्लीज फीडबैक दे देना। और एक सूचना बहुत इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, अनअकैडमी की प्राइसेस जो बहुत ही ज्यादा स्लैश डाउन की गई है। कितनी की गई है? सिर्फ 5499 रुपीज। हमारी ऑलरेडी बैचेस शुरू हो चुकी है, ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस। आप लोग एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग कोड बायोलॉजी लाइव, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑफलाइन की भी जो भी क्लासेस है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। देन सारी पीडीएफ एरियंडम सब डाला हुआ है, सब डाला हुआ है। ओके चलो अभी के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक यू। जय हिंद, बाय। कल का शेड्यूल टेलीग्राम में भी दे रहा हूँ।